और इनको उसका जवाब दे सकता है, तो वो सभी जानते हैं, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं देश में, कि वो बहन मायावती जी हैं और वो ये काम कर रहे हैं। आज प्रदेश में किस तरह का माहौल है, और खास तौर से दलित समाज और ब्राह्मण समाज जिस तरीके से उनके ऊपर ये पूरे प्रदेश में एक एक करके हमलावर हो रहे हैं, उनको बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, उनको इतना डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, इस उम्मीद से कि शायद ये चुप होकर के बैठ जाए। लेकिन ब्राह्मण समाज चुप बैठने वालों में से नहीं है। ब्राह्मण समाज की तो यही खासियत है, और भगवान श्री परशुराम जी के वंशज अगर हैं तो उनकी यही खासियत है कि वो डरने वालों में से नहीं है, दबने वालों में से नहीं है, और वो मुखर होकर के ऐसे अत्याचार जो कर रहे हैं उनका जवाब देने का काम जरूर करेंगे। एक दो किस्से हो तो आपको बताया जाए। कमलेश तिवारी तो इनके एक हिंदू पार्टी के नाम से चलाते थे, हिंदू पार्टी चलाते थे, लेकिन उनको क्यों मरवा दिया गया? क्योंकि वो ब्राह्मण समाज के लोगों के बारे में आवाज उठाते थे और सरकार का विरोध करने का काम करते थे, इसलिए उनको गोलियों से भून दिया गया। जब यह हुआ कि ऐसा किसने किया, तो पुलिस वालों ने कहा कि बड़ा मुश्किल हो रहा है उन लोगों को ढूंढना, क्योंकि वो लोग तो गुजरात से आए थे और इनको मार करके चले गए। किस तरीके से रायबरेली में जैसे ही इनकी सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने शुरुआत कर दी थी। 5 ब्राह्मण समाज के नौजवान साथी, उनको उनके हाथ पैर पहले कटवाए गए, उसके बाद उनको जलाने का काम किया गया, गाड़ी में बैठा के आग लगा दी, जला दिया, और कहा उनके मंत्री ने, वहां के कबीना मंत्री, वो अपनी पीठ ठोकने का काम करते हैं और कहते हैं कि ये ब्राह्मण समाज के अपराधी हैं और इनको ये सबक सिखाया गया है, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम उनके घर गए, जब हम रायबरेली गए और उनके घर गए, हमने तो सोचा बहुत बड़े अपराधी थे, इनके यहाँ तो बहुत कुछ पैसा होगा, रुपया होगा, बड़े अपराधी हैं तो कुछ ना कुछ तो पैसा होना चाहिए। लेकिन वहाँ तो 10 बाई 10 की एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में ही वो लोग रहते थे और उस झोपड़ी को भी जलाने का काम किया। वहाँ से शुरुआत कर दी थी इन्होंने ब्राह्मण समाज के ऊपर प्रहार करने की। उसके बाद तो छड़ी लग गई। गोरखपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता, उनको गोलियों से भून दिया गया। क्यों? क्योंकि वो भी जो थे मुखर होकर के और ब्राह्मण समाज की बात करते थे, इनका विरोध करते थे। उसी तरीके से लखनऊ में एक अधिवक्ता ब्राह्मण समाज का, उसको भी मार दिया गया। और कानपुर के किस्से के बाद तो अनेकों ऐसे लोगों की हत्याएं हो गई जिनका कोई लेना देना भी नहीं था बिकरू कांड से, उनको भी मरवाने का काम किया गया। बुंदेलखंड में महोबा में एक व्यापारी, ब्राह्मण समाज का मजबूत व्यक्ति था, और व्यापारी भी था, वो सब समाज के लिए काम करता था और खास तौर से ब्राह्मण समाज की और दलित समाज की बहुत देखरेख करने का काम करता था। लेकिन उनको गाड़ी में रोक करके और गाड़ी के अंदर उनका शूट आउट कर दिया। जब वहां के पूरे क्षेत्र में आंदोलन छिड़ गया तो तब कहा गया कि उसने तो आत्महत्या की थी और उसने अपने हाथ से गोली मार ली अपने आप को। बाद में खुलासा हुआ, जब मोबाइल की वार्ता सामने आई तो उससे पता लगा कि उसने आत्महत्या नहीं की गई थी, उसको तो बाकायदा धमकी देने के बाद उसकी हत्या की गई थी और पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने उसको गोली मारी। जब उस अधिकारी को पकड़ने की बात हुई तो उससे कहा गया कि तुम तुरंत उत्तर प्रदेश छोड़ दो, उत्तर प्रदेश छोड़ करके और किसी और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वहां चले जाओ, और भेजने का काम कर दिया। और वो 1 साल से वहां बैठे हुए हैं। यहाँ की पुलिस, यहाँ के लोग उनको ढूंढ भी नहीं सकते, आराम से बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जब ये मामला ठंडा हो जाएगा तो हम फिर से वापस उत्तर प्रदेश आकर के और फिर से अत्याचार शुरू कर देंगे। आप देखिए कानपुर के मामले में ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति नहीं मारा गया, आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को वहां पर मार दिया गया। 17.5 साल के एक लड़के को हरियाणा से उठा करके और इटावा के पास ला करके उसकी गाड़ी फिर से कहते हैं पलट गई और उसको फिर बाहर निकला तो उसको गोलियों से भून दिया, 6 गोली मार के उसको मार दिया। कानपुर का मामला बंबई से उठा लाए लोगों को, कलकत्ते से उठा लाए और कहा कि ये सब उसमें शामिल थे, उसके साथी थे।
और क्यों उठा करके लाए? उन लखनऊ से भी ले गए, क्योंकि उनका निर्देश था ये लखनऊ में बैठ करके कि ये मौका जाने मत देना। इस मामले में 100 ब्राह्मणों की कम से कम नाम जमदी रिपोर्ट कर दो, अभी अज्ञात डाल दो, फिर जो मिलता जाए मजबूत ब्राह्मण उसका नाम उसमें जोड़ते जाओ और जिस तरह से उसको ठिकाने लगा सकते हो लगाने का काम करो। 50 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग उस कांड के नाम पे आज भी जेल के पीछे पड़े हुए हैं और मुकदमा तो अभी शुरुआत के अभी दौर नहीं है, कब तक कितने साल डाले रहेंगे ये लखनऊ वाले निर्देश देंगे। उन्होंने इतनी धाराएं लगाई हैं, कहा कि 15 साल तक बगैर मुकदमे के ट्रायल के इनको जेल में सड़ाना है और इस तरह से उन्होंने कहा। लखनऊ में आकर के विनय तिवारी, वो उसका कानपुर से कोई लेना देना नहीं, उसका इन सब मामलों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन विनय तिवारी था, ब्राह्मण था, इसलिए उसको गाड़ी रोक करके और उसके सीने में गोली मार दी अधिकारी ने लखनऊ शहर के अंदर और उसको मार के ठिकाने कर दिया। इतना ही नहीं, आपने देखा मिर्जापुर में 3 बच्चों को जो भी बालिग भी नहीं हुए थे उनको उठवा लिया, क्योंकि उनके पिता जो रिटायर्ड कर्नल थे और दूसरे चाचा भी आर्मी में थे, मजबूत लोग थे, डरने दबने का काम नहीं करते थे, खुल के बोलते थे। उनके बच्चों को उठा ले गए और उसके बाद उनकी बाद में मार दिया और मरने की आंख तक निकाल ली। और उसके बाद जब हल्ला हुआ, शोर हुआ वहां पर, तो कहते हैं कि हम इसकी इंक्वायरी करा देंगे। 6 महीने हो गए, बल्कि 8 महीने हो रहे हैं अब तो, और इंक्वायरी के नाम पे कुछ नहीं कह रहे थे, सीबीआई इंक्वायरी करा देंगे। सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे तो इनके अपने खुद के चहेते फंस जाएंगे, इसलिए कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं। अब वो लोग हाई कोर्ट गए हैं और उच्च न्यायालय में अपना सीबीआई इंक्वायरी के लिए बात हो रही है, वहाँ हम लोग भी उनके साथ में खड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, कानपुर के कांड में तो इन्होंने मर्दों को तो जो किया ही, उन्होंने जिन आदमियों को गोलियों से उड़ाया वो तो अलग है, लेकिन साथ में खुशी दुबे, जिसका क्या दोष था, वो तो 16.5 साल की लड़की थी, एक दिन पहले शादी होकर के घर में आई थी और उसका 30 तारीख को शादी होती है, 1 तारीख उसका पहला दिन, घर में मेहंदी भी नहीं उसकी सूखी थी, और 2 तारीख को उठा ले गए और उठा करके पहले अज्ञात स्थान पे रखा और उसके बाद ले जा करके जेल में बंद कर दिया। 3 महीने बाद पता लगा वो तो नाबालिग है, तो उसको रिमांड होम में भेज दिया बाराबंकी में। कोरोना के दौरान वो मरणासन हो गई बीमारी की वजह से। वहां के लोगों ने भी कहा, जहां उसको बंद कर रखा था, कि इसको पैरोल देकर